हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर था ना, उसमें हम लोगों ने कंसीडर किया था क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में। आज का टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मतलब अब जो है सॉलिड का हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब हुआ कि सॉलिड से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा या नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कि यदि चार्ज फ्लो करे किसी सिस्टम से तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जा सकता है, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। अब बात है कि चार्ज फ्लो किस फॉर्म में करेगा, या चार्ज जो फ्लो करेगा तो उसके लिए कैरियर का काम कौन करेगा, चार्ज को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा। तो किसी भी सिस्टम में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो या तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर कोई आयन होते हैं। तो यदि किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट पास करना है तो यह जरूरी है कि उसके अंदर या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या तो उसके अंदर फ्री आयंस हो। जब तक कि दोनों में से कोई भी एक चीज फ्री ना हो, उस सब्सटेंस से कभी करंट पास नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब वह इलेक्ट्रिसिटी को परमिट करेगा या नहीं अपने आप से पास होने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पे जो है ना, सॉलिड का अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जैसे सबसे पहला इंसुलेटर, उसके बाद कंडक्टर, उसके बाद सेमी कंडक्टर, कंडक्टर आप में भी दो टाइप का होता है, मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सेमी कंडक्टर वैसे ही दो प्रकार का होता है, एक होता है जो मेन क्लासिफिकेशन है एन टाइप सेमी कंडक्टर, और दूसरा होता है पी टाइप सेमी कंडक्टर। इस सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे कि इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या है, फिर उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करना होगा इंसुलेटर के बारे में कि यह इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर बेसिकली वैसे सब्सटेंस को बोला जाता है जो अपने आप से करंट पास नहीं होने देते। The substance which does not permit electric current to pass through itself is called an electrical insulator। कि वह सब्सटेंस जो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने दे, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बोलेंगे। और अभी बताए थे कि करंट पास होने का कंडीशन है कि उसके अंदर या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या तो फ्री आयंस हो। अब चूंकि इंसुलेटर वैसे सब्सटेंस हैं जो अपने आप से करंट पास नहीं होने देते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि इंसुलेटर के अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है। मतलब इंसुलेटर के अंदर ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ना ही इनके अंदर फ्री आयंस हैं, इसीलिए इंसुलेटर से जो है करंट पास नहीं करता है। एक इंसुलेटर का जो कंडक्टिविटी होता है ना, वह काफी कम होता है। इंसुलेटर का कंडक्टिविटी रेंज जो है 10 टू द पावर -20 से 10 का पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यह होता है इंसुलेटर का कंडक्टिविटी रेंज, जो कि काफी कम है। ऑलमोस्ट बोलेंगे कि यह करंट कैरी नहीं करता है। एग्जांपल के लिए जैसे प्लास्टिक हो, रबर हो, या फिर सॉलिड NaCl हो, ये वैसे सब्सटेंस है जिनसे करंट पास नहीं करता है, इसलिए सभी सब्सटेंस को लोग इंसुलेटर के कैटेगरी में रख सकते हैं। देखो, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए ना एक बैंड थ्योरी भी होता है। उस बैंड थ्योरी के आधार पे भी हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। बैंड थ्योरी, अभी बैंड थ्योरी क्या है? तो इस बैंड थ्योरी को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किए हैं, जो कि आधारित होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे, MO थ्योरी पे यह आधारित होता है। तो एक बार MO थ्योरी को जरा सा हम रिपीट करते हैं। जैसे मान लें कि ऐसा नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दो एटम है ऐसे MM, तो जो यहाँ मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम लोग M2 बोलेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा है
कि किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है एटम का कॉम्बिनेशन से, और उस दरमियान जो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वे आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो मान लें कि इस m एटम का एक ऑर्बिटल है, इसका भी एक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल हो दोनों, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और पढ़े कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप का होता है, एक का एनर्जी कम होता है जो कहलाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे का ज्यादा जो कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरह से अब जितने एटम होंगे या फिर हम लोग यूं बोले कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनते हैं। तो यहाँ दो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो बने। अब मान लो कि ऐसा ही दो एटम यहाँ हो, दो एटम यहाँ हो, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ, दो यहाँ, चार। तो ऐसे ही दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ, दो यहाँ, इस तरह से बन जाएगा ऐसा। उसी प्रकार से यदि मान लें कि उस क्रिस्टल में n m एटम है, माने मेटल एटम का संख्या n के बराबर है, ऐसा मान लें, तो आधा आधा लेना होगा। तो m/2 इधर कंसीडर करेंगे और m/2 इधर कंसीडर करेंगे। तो सॉरी m/2 या m/2 नहीं, इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे mn/2 और यहाँ भी बोल दें mn/2। टोटल एटम है n, तो आधा इस तरफ लेना है आधा इस तरफ, तो n/2 n/2। n यहाँ कोई बहुत बड़ा नंबर है, अवोगाड्रो नंबर के बराबर मान लो। तो अवोगाड्रो नंबर के बराबर यदि n होगा तो उस हिसाब से कितने सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे इसका अंदाजा लगा लो, बहुत सारा। और जब बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बहुत सारे क्रिएट होंगे ना, ऐसा इस तरह से। मतलब इतने सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं कि सारे ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मर्ज कर जाते हैं, मिल जाते हैं। और मिलने के बाद देखोगे ना तो यह मिला हुआ जो पोर्शन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, यह प्रतीत होता है एक बैंड की तरह, पट्टी के जैसा। तो जिसका एनर्जी कम होता है ना, मतलब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बैंड बनता है उसको बोला जाता है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। और ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बन रहा है इसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और ये दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच, इस एनर्जी डिफरेंस को बोला जाता है एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, या फिर बोल सकते हो बैंड गैप, या फिर इसको बोला जाता है फॉरबिडेन एनर्जी गैप, माने खाली एनर्जी गैप। तो इस कंसेप्ट को केवल याद रखना है कि किसी भी क्रिस्टल में जो लोअर एनर्जी बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कहलाएगा वैलेंस बैंड, और जो हायर एनर्जी बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जनरली नहीं होते हैं उसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। तो इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को बस ध्यान में रखना, ये दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी गैप या बैंड गैप। तो अब यदि इंसुलेटर का एक्सप्लेनेशन करें हम लोग इसके आधार पे, इस बैंड थ्योरी के आधार पे, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो इंसुलेटर होते हैं ना उसमें वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड रहता है, पूरी तरह से भरा हुआ, और कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है, कंप्लीटली वैकेंट होता है। और इस दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना वह भी काफी बड़ा होता है। मतलब यदि इस इंसुलेटर के लिए हम लोग क्रिएट करें बैंड, तो ऐसे मान लो कि नीचे से ऊपर एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ एक बैंड है और यहाँ है, तो हायर एनर्जी वाला को हम लोग कंडक्शन बैंड बोलेंगे, कंडक्शन बैंड, और लोअर एनर्जी वाला को हम लोग बोलेंगे वैलेंस बैंड। क्या बोले कि वैलेंस बैंड जो है कंप्लीटली फिल्ड है, पूरी तरह से भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है पूरी तरह से, और यह बिल्कुल खाली है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज एनर्जी गैप। अब बात हुआ कि इस बैंड थ्योरी के आधार पर हम एक्सप्लेन करना क्या चाह रहे हैं। तो देखो बैंड थ्योरी में जो वैलेंस बैंड है वह कंप्लीटली फिल्ड है, पूरी तरह से भरा हुआ है इलेक्ट्रॉनों से, और यह जो है कंप्लीटली वैकेंट है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ऐसा। तो अभी हम क्या बताया कि इलेक्ट्रिक करंट तब पास करेगा जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सके तब। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें तो मूवमेंट होने से रहा, उसमें तो मूवमेंट होगा नहीं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है तो वह भी कंप्लीटली फील्ड है। कंप्लीटली फील्ड मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर उधर मूव करने का जगह ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरे में भरा हुआ है। तो यह बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ पॉसिबल नहीं है, और यह पूरी तरह से खाली है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों बैंड में से किसी बैंड में भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी था कि इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाता यहाँ, तो यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इसको तो घूमने के लिए बहुत सारा जगह है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करेगा तो उससे करंट पास करता। लेकिन तब ना होगा जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करेगा, किसमें, कंडक्शन बैंड में, और जंप करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को या एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होगा, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए ताकि वहां जंप करके जाए। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो एनर्जी गैप है बहुत ज्यादा है, मतलब उतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल पाना मुश्किल है जिसके सहारे वह वैलेंस बैंड से जंप कर सके, कहां, कंडक्शन बैंड में। तो इस तरह से किसी भी मायने में इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे करंट पास नहीं करता है। यदि बात करें हम लोग डायमंड की, एक वेल नोन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है डायमंड, तो डायमंड में भी यही बात है, उसमें जो उसका वैलेंस बैंड है कंप्लीटली फील्ड होता है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली वैकेंट होता है, और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मतलब 579 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ, 579 किलो का मतलब होता है 1000 जूल पर मोल, ऐसा। इसका मतलब हुआ कि क्रिस्टल का एक मोल, मतलब यदि एक मोल इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में किया जाए तो उसके लिए 5,79,000 जूल एनर्जी चाहिए, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इतना एनर्जी प्रोवाइड कर पाना या मिल पाना इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जंपिंग यहां से पॉसिबल नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसी में नहीं हो पाएगा, ना तो पूरी तरह से भरा हुआ वैलेंस बैंड में और ना ही बिल्कुल खाली कंडक्शन बैंड में। इसलिए इंसुलेटर जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते। तो इंसुलेटर के बाद अब हम लोग बात करें कंडक्टर का। तो जैसे इंसुलेटर में क्या बताया कि इंसुलेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, कि इंसुलेटर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप से पास होने नहीं देते हैं। तो कंडक्टर में क्या हो गया कि कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम टू सम और मोर एक्सटेंट, कि कंडक्टर जो होते हैं वैसे सब्सटेंस होते हैं ना जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप से पास होने देते हैं। अब अपने आप से पास होने देंगे, हो सकता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में पास होने दें या कम अमाउंट में पास होने दें, लेकिन पास होने देंगे ही। तो यदि किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट पास करे तो उस सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अब जब इससे करंट पास कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस कंडक्टर में या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा या तो फ्री आयन होगा। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन के आधार पे जो है सो कंडक्टर का फर्दर क्लासिफिकेशन है, जो अभी हम लोगों ने देखा था, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो ये कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी रेंज होता है ना, वो होता है 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जो कि बहुत ज्यादा है। 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कंडक्टिविटी रेंज बतला रहा है कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास करेगा। अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट उससे पास कर सकता है। और बताया कि कंडक्टर में करंट पास कर रहा है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो या तो उसके अंदर फ्री आयन, केटायन है। तो इसी के आधार पे कंडक्टर का दो क्लासिफिकेशन है, एक को हम लोग बोलेंगे मेटेलिक कंडक्टर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इस मेटेलिक कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को आयनिक कंडक्टर भी बोला जाता है। दोनों एक ही चीज है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या आयनिक कंडक्टर, और उसी प्रकार से मेटेलिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर।
कि ऊपर वाला नाम को छोड़ दिया जाए, नीचे वाला नाम देखो तो बातें समझ में आ जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर मतलब ये जो कंडक्टिविटी इसका है, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है वह किसके चलते, इलेक्ट्रॉन के चलते, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के चलते, मतलब जो इसमें चार्ज कैरियर होते हैं वे इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे इसको आयनिक कंडक्टर बोल रहे हैं, इसका मतलब कि जो इसका कंडक्टिविटी है, इससे जो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा वह मोस्टली आयनों के चलते, आयन के मूवमेंट के चलते, केटायन और एनायन के मूवमेंट के चलते इससे करंट पास करेगा। तो यदि किसी सब्सटेंस का कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के चलते हो तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोला जाएगा, और यदि किसी सब्सटेंस का कंडक्टिविटी आयनों के मूवमेंट के चलते हो तो उसको आयनिक कंडक्टर बोला जाएगा। या फिर यूं बोले कि यदि किसी सब्सटेंस से करंट पास करे और करंट पास करने के दरमियान उसमें कोई केमिकल रिएक्शन ना हो तो उसको मेटालिक कंडक्टर बोलेंगे, और यदि किसी सब्सटेंस से करंट पास करे और करंट पास करने के दरमियान उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एग्जांपल के लिए इसमें जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आइदर सिल्वर हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, गोल्ड हो, एटसेट्रा, ये सभी आ गए मेटालिक कंडक्टर के अंतर्गत। मतलब ये सारे सब्सटेंस में जो करंट पास करता है वह इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के चलते पास करता है। और बचा आयनिक कंडक्टर, तो आयनिक कंडक्टर में क्या होता है कि इसमें आयनों के चलते होता है। तो वैसे सब्सटेंस जो आयन्स में फर्निश हो सकते हैं, आयन में टूट सकते हैं, वही आयनिक कंडक्टर का काम करेंगे। जैसे एसिड्स, मान लो HCl, तो HCl ब्रेक करता है ना, H+ और Cl-, कोई बेस हो सकता है जैसे NaOH, तो NaOH को वाटर में डिसॉल्व करोगे आयन में टूटेगा Na+OH-, या फिर सॉल्ट्स, सॉल्ट में जैसे NaCl लेने तो Na+ और Cl-, इस प्रकार से। तो आयनिक कंडक्टर में एसिड्स, बेस या सॉल्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में जितने भी मेटल्स हैं, तो इसके आधार पे जो है कंडक्टर का क्लासिफिकेशन होता है कि उसमें चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन यदि है तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, आयंस यदि है तो आयनिक कंडक्टर। अब एक मेजर डिफरेंस हम लोग बात करें तो यदि मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका जो कंडक्टिविटी है ना वह डिक्रीज कर जाता है। मतलब यहाँ जो कंडक्टिविटी है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ जो कंडक्टिविटी है ना वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। मेजर डिफरेंस है मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच कि यदि किसी मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, लेकिन यदि इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में तो इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। क्यों होगा जरा समझते हैं उसको हम लोग। तो मेटालिक कंडक्टर कहने का मतलब कोई मेटल, मान लो कि आयरन का क्रिस्टल है, तो आयरन का क्रिस्टल है जिसमें आयरन के मेटल केटायन होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, ऐसे इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी होंगे इस प्रकार से। अब हम लोग पढ़े क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होता है मेटल क्रिस्टल में वह मोबाइल होता है, इधर उधर मूव कर सकता है, और जो केटायन होता है वह मूव नहीं करता है बल्कि अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। अब यही इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करेगा तो इससे करंट पास होता है। अब होना क्या है ना कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि जो केटायन का वाइब्रेशन है, इसके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है ना वह इंक्रीज कर जाता है। मतलब यदि शुरुआत में केटायन इस एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका वाइब्रेशन तेज हो जाएगा, ऐसा वाइब्रेट करेगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसको फ्लो करना है कि फ्लो करेगा जबकि केटायन कम वाइब्रेट करेगा। लेकिन अब यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन हो तो चूंकि इसका वाइब्रेशन तेज हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आगे बढ़ पाएगा, आगे जाएगा तो इसमें टकरा जाएगा, और जब टकरा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आगे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं कर पाएगा तो फिर करंट आगे कैसे फ्लो करेगा, नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी मेटल क्रिस्टल में जो उसके मेटल केटायन होते हैं, जिसको हम लोग मेटल कोर्स भी बोलते हैं, उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है, और वह एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाने से वह इलेक्ट्रॉन के फ्लो में डिस्टरबेंस पैदा करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं बढ़ने देता है, इसलिए उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन को आगे फ्लो होने में जो डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है ना, इसी बात को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, इसको आगे बढ़ने से रोक रहा है ऐसा। तो इन शॉर्ट हम लोग बोले इसमें तो क्या बोलेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ने से उसका कंडक्टेंस जो है वह डिक्रीज कर जाता है। तो हम लोग को जैसे लगता होगा ना कि गर्मी के समय में जो है समर में घर में ज्यादा करंट पहुंचता होगा ट्रांसफार्मर के पास से, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रांसफार्मर के पास से घर तक जो हम लोग का लगा हुआ है वह मेटल वायर है, मतलब मेटेलिक कंडक्टर। और अभी देखिए कि मेटेलिक कंडक्टर का जो है कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है। अब गर्मी के समय में टेम्परेचर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अंदर का, इसलिए घर में कम करंट पहुंचेगा। लेकिन ठंड के दिनों में टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो ज्यादा टेम्परेचर करंट पहुंचेगा, यदि कंपैरिजन करें तब। तो यह था मेटेलिक कंडक्टर का कि इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो है कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वह आयनों के मूवमेंट के चलते होता है। जैसे केटायन और एनायन है, यही दोनों मूव करेगा तो इसका कंडक्टिविटी होगा। अभी आयन का वेलोसिटी आइदर केटायन और एनायन, ये आयनिक वेलोसिटी जितना अधिक हो, मतलब केटायन एनायन जितना फास्टली मूव करें तो उस सब्सटेंस से उतना ही ज्यादा करंट पास करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है ना वह डिपेंड करता है आयनिक वेलोसिटी पे। इसका डिपेंड कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी पे, इसका आयनिक वेलोसिटी पे। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है कि जब तुम इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से डायरेक्ट इस आयन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट हम लोग बोले तो टेम्परेचर बढ़ाने से आयनिक वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और इस आयनिक वेलोसिटी इंक्रीज करने से जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी है वह भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से इसका आयनिक वेलोसिटी बढ़ रहा था, इसलिए इसका जो है तो कंडक्टेंस इंक्रीज कर गया। जबकि इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी डिक्रीज कर जा रहा था, डिस्टरबेंस पैदा हो रहा था ना इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए, इसलिए इसका कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जा रहा था। तो इस तरह से मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का डिफरेंस जो एग्जामिनेशन में आता है, नोट्स में लिखा हुआ है सब बात, तो वहां से आप लोग पढ़ोगे, वीडियो के थ्रू इसको आप लोग समझ लोगे। आप जैसे इंसुलेटर का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा बैंड थ्योरी के आधार पे, वैसे ही कंडक्टर का भी होता है कि इसको बैंड थ्योरी के आधार पे हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।